नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इजराइल एंड पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले 70-75 साल से चलता चला आ रहा है, जिसका स्टिल कोई सलूशन नहीं है। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और जानते हैं इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दोस्तों, इसको जानने से पहले आपको एक समुदाय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है यहूदी समुदाय, ज्यूस। दोस्तों, इस समुदाय को श्रापित समुदाय कहा जाता है। ऐसा क्यों? श्रापित समुदाय इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईसा मसीहा के क्रूसिफिकेशन में, जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन में यहूदियों का हाथ माना जाता है। तो इसीलिए इनको श्राप दिया गया था कि ये जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर इन्हें धिक्कारा जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, इनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ कमिट की जाएंगी। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। जहाँ पर यहूदी थे, लोग इनको धिक्कारते थे, मारते थे, पीटते थे, अपने साथ नहीं बिठाते थे। 1897 में जो यहूदी थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, द वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था जियोनिस्ट मूवमेंट। इस जियोनिस्ट मूवमेंट को चलाने के पीछे का कारण क्या था? यहूदियों को किसी भी तरह कर कर अपने आप को बचाना था लोगों के धिक्कारत भरी नज़रों से, एट्रॉसिटीज़ से, लोग जो उनको मारते थे, पीटते थे। तो इस जियोनिस्ट मूवमेंट के तहत यहूदियों ने कहा कि हम यहाँ से निकलकर, विश्व के अलग अलग कोनों से निकलकर पैलेस्टीन जाएंगे, जहाँ पे हमारे एंसेस्ट्रल होमलैंड है, जहाँ हमारे पूर्वजों का होमलैंड है। हम वहीं पर अपना एक मुल्क बनाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसके रिजल्ट तहत बहुत ज़्यादा संख्या में जो ज्यूस थे, यहूदी, वो अलग अलग विश्व के कोनों से पैलेस्टीन पहुँचने लगे और वहाँ पर जाकर सेटल होने लगे। लेकिन दिक्कत क्या है, ये आपको पता है? देखिए, पहले आज का जो इजराइल और पैलेस्टीन का इलाका है, इजराइल प्लस पैलेस्टीन वाज कॉल्ड पैलेस्टीन एट दैट टाइम। और पैलेस्टीन के अगल बगल पूरा का पूरा अरब कंट्रीज थी, वहाँ पे अरब मुस्लिम रहते थे। उनको ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने जब देखा कि इतनी भारी मात्रा में पैलेस्टीनियन इस तरफ आ रहे हैं, तो उन्हें डर लगा कि कहीं कल को ये मिडिल ईस्ट पर कब्जा ना कर लें। अब देखिए होता क्या है, 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया। उस दौर में आज का ये जो मिडिल ईस्ट है, वो ऑटोमन एम्पायर कहलाता था। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने 1916 में एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया जिसका नाम था स्काई-स्पाइकॉट एग्रीमेंट, जिसके तहत जो पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर था, इन दोनों मुल्कों ने आपस में बांट लिया। टर्की और इजराइल पैलेस्टीन का इलाका पूरा का पूरा ब्रिटेन के हिस्से में आया। उसके बाद एक बेल्फर डिक्लेरेशन होती है, जिसके अंडर ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स बेल्फर अग्री करते हैं कि वो जो पैलेस्टीन का इलाका है, वहाँ पर यहूदियों के लिए एक मुल्क बनना चाहिए, उनका एक होमलैंड बनना चाहिए। 1930 में जैसे ही हिटलर पावर में आता है, हिटलर मंच पर खड़ा होकर भाषण देता है कि अगर 1914 से 1918 में हुए प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हारा, जर्मनी के ऊपर वॉर इंडेमनिटी लगी, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है यहूदी जर्मनी में रहकर भी उन्होंने जर्मनी का साथ नहीं दिया। हिटलर ने कहा जहां यहूदी दिखे मार दो, काट दो। अकेले हिटलर ने तो 10-10 लाख यहूदियों को एक बार में निपटा दिया। तो जब हिटलर की तानाशाही बढ़ी, तो पैलेस्टीन की तरफ आने वाले यहूदियों की संख्या में खतरनाक तरीके से इजाफा हुआ। ठीक है। एंड फिर वहां पर लड़ाई स्टार्ट होती है, यहूदी वर्सेस अरब मुस्लिम। क्योंकि जो अरब कंट्री के मुस्लिम थे, उनको ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ पर ये आकर रहेंगे और अपना एक नया मुल्क बनाएंगे, और जिस हिसाब से ये आ रहे हैं, ये कोशिश ज़रूर करेंगी। तो वहाँ पर लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। ब्रिटेन शांत बैठा था, लेकिन जब ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी, तो 1947 में ब्रिटेन इस मैटर को लेकर जाता है यूएन में। यूएन एक सोल्यूशन निकालता है। यूएन पैलेस्टीन के लैंड को 2 भाग में डिवाइड कर देता है। एक भाग को इजराइल का नाम दिया जाता है, जिस पर यहूदी रहेंगे, और दूसरे पार्ट को पैलेस्टीन का नाम दिया जाता है, जहाँ पर फिलिस्तीनी रहेंगे, पैलेस्टीनियन अरब मुस्लिम रहेंगे। इजराइल इस बात को मान लेता है। इजराइल कहता है ठीक है, हमें एक मुल्क बनाना था, हमें एक मुल्क मिल गया। अब भले वो यूएन के तहत मिला, चाहे वो कैसे भी मिला। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये 1917 का मैप है। ये पूरा का पूरा इलाका
क्या था? ये पूरा का पूरा इलाका पैलेस्टीन कहलाता था। 1947 में जब यूएन ने इस पूरे इलाके को दो भाग में डिवाइड किया तो ये येलो पोर्शन कहलाया इजराइल और ये जो ब्लैक पोर्शन है ये कहलाया आपका पैलेस्टीन। और ये देखिए किससे किससे बॉर्डर शेयर हो रही है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और ये जेरूसलम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर मेन लड़ाई है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और 1948 में कुछ ऐसा होता है कि आप देख रहे होंगे कि पैलेस्टीन के कई सारे इलाके जो कि ब्लैक कलर के थे वो येलो कलर के हो गए। इसका मतलब क्या है, 1948 में पैलेस्टीन के कई सारे इलाकों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। क्यों किया अभी बताता हूं। असल में दोस्तों हुआ क्या, देखिए 1947 में यूएन का जब रिजोल्यूशन आया कि पैलेस्टीन के पूरे इलाके को दो भाग में डिवाइड कर दो, इजराइल ने कहा हमें मंजूर है। मगर जो अरब कंट्रीज थी अगल बगल की, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया, उसने कहा हमें मंजूर नहीं है। और इन लोगों ने हमला कर दिया किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। वॉर का रिजल्ट आता है इजराइल इन सारे मुल्कों को हरा देती है और अपनी टेरिटरी को इजराइल फैला लेती है। पैलेस्टीन के कई सारे इलाकों पर इजराइल कब्जा कर लेती है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंडर। ठीक है, तो जब पैलेस्टीन के अंदर इजराइल एंटर करती है तो कई सारे जो पैलेस्टीनियन हैं या तो वो भाग जाते हैं, फिलिस्तीनी या तो भाग जाते हैं या उनको उस मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके मुल्क के अंदर उनको रिफ्यूजी बना दिया जाता है। और यहीं से स्टार्ट होता है पैलेस्टीन रिफ्यूजी क्राइसिस, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देता है, PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में। अच्छा, उसके बाद 1967 में एक वॉर और होता है। यहां पर जो इजराइल है वो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च करता है इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के खिलाफ और 6 दिन के अंदर अंदर ये वॉर खत्म होता है। इजराइल फिर से जीतता है और इजराइल कई सारे हिस्सों पर कब्जा करता है। सीरिया के गोलन हाइट पर कब्जा होता है इजराइल का, जॉर्डन के वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा करता है इजराइल, सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप पर कब्जा करता है इजिप्ट के। ठीक है, एंड ये जो 1967 के वॉर के दौरान वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के ऊपर कब्जा किया था इजराइल ने, जॉर्डन और इजिप्ट के, वहां पर अभी भी कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर लड़ाई है। एंड मेन दिक्कत क्या थी पता है, ये जो वेस्ट बैंक है और गाजा स्ट्रिप है जहां पर 1967 में इजराइल ने कब्जा किया था, वहां पर लार्ज नंबर में फिलिस्तीनी रहते थे, पैलेस्टीनियन रहते थे। गाजा और वेस्ट बैंक, इसको मिलाकर एक नया नाम दिया इजराइल ने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज का आफ्टर 1967 वॉर। ये देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये रहा सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट, इन सब पर आपका 1967 में इजराइल ने कब्जा कर लिया था। अब देखिए होता क्या है, यूएन चार्टर आता है और इजराइल को सिनाई पेनिनसुला रिटर्न करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता अभी बताता हूं। देखिए यूएन चार्टर के अंडर आपका एक नियम है, देयर कैन लॉफुली बी नो टेरिटोरियल गेन्स फ्रॉम वॉर इवन बाय ए स्टेट एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। अगर कोई मुल्क अपने सेल्फ डिफेंस में वॉर लड़ रहा है तब भी उसकी टेरिटरी पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं किया जा सकता, नहीं माना जाएगा। तो 6 डे वॉर के अंत के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करती है, लैंड फॉर पीस, और इजराइल को यह आदेश देती है कि इजराइल ने जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया है 1967 के वॉर के दौरान वो उसको वापस कर दे। ठीक है, इजराइल ने कहा घंटा, इजराइल ने वापस करने से मना कर दिया। 1973 में फिर से एक वॉर होता है जिसका नाम था योम किपुर वॉर, जिसमें इजराइल को थोड़ी बहुत सेटबैक का सामना करना पड़ता है। फाइनली 1979 में एक मुल्क इजिप्ट, वो इजराइल के साथ एक पीस ट्रीटी को साइन करता है, बिकॉज 3 वॉर लड़ चुका था, तीनों का तीनों हार चुका था। एंड इजराइल सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर देता है 1982 में, और इजिप्ट पहला अरब नेशन बनता है जो कि इजराइल को मान्यता देता है एज अ कंट्री के तौर पर। यह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 1947 पैलेस्टीन, उसके बाद जब पार्टीशन हुआ इजराइल एंड पैलेस्टीन, फिर 1948 की लड़ाई में
धीरे धीरे कर कर आपका इजराइल ने कब्जा करना शुरू किया और ये प्रेजेंट देखिए, आपका इजराइल ने पूरे पैलेस्टीन पर लगभग कब्जा कर लिया है। और कई सारे फ़िलिस्तीनी तो अपने देश के अंदर ही रिफ्यूजी हैं। एट्रॉसिटीज़ कमिट होती हैं, पत्थरबाजी ये लोग करते हैं, इनको मारा जाता है, गोलियां मारी जाती हैं। अच्छा, हमस एंड फतह देखिए होता क्या है कि जब पैलेस्टीन के ऊपर कब्जा किया किसने, इजराइल ने, तो पैलेस्टीन की आज़ादी के लिए जिहाद के नाम पर कई सारे मिलिटेंट ग्रुप खड़े हुए। इस्लामिक 1987 में एक ग्रुप बनी जिसका नाम था हमास जिसे कहते हैं, और हमास को सपोर्ट मिला ईरान और सीरिया से। और दूसरा एक बनी फतह जो कि PLO, ठीक है, PLO के अंडर ही एक फैक्शन बनी जिसको लीड किया यसीर अराफत ने, और इसको सपोर्ट किया किसने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, वेस्टर्न नेशन ने इसे सपोर्ट किया। किसको, फतह को। अब होता है इंतिफादा जिसको अपराइजिंग कहते हैं अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेंसी। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच बवाल तब बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब इजराइल ने अपनी सेटलमेंट करना शुरू किया वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में। वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में फ़िलिस्तीनी जो रहते थे उन लोगों ने वहाँ पर इजराइल के खिलाफ बवाल मचाना शुरू कर दिया। जमकर दंगे फसाद हुए 1987 में, और इसे कहा गया फर्स्ट अपराइजिंग अगेंस्ट इजराइल ऑक्यूपेंसी। इसको इंतिफादा कहा गया, फर्स्ट वन। फिर एक ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन हुआ। USA और रशिया ने बीच बचाव किया 1993 में। इजराइल और PLO के बीच में एक पीस अकॉर्ड साइन होता है, ओस्लो पीस अकॉर्ड, जिसके तहत कहा जाता है कि दोनों के दोनों नेशन ऑटोनॉमस गवर्निंग बॉडी के अंदर काम करेंगे। PLO इजराइल को मान्यता दे देती है एज अ कंट्री के तौर पर। इजराइल अग्री करता है कि वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज जो कि 1967 में उसने ऑक्यूपाई किए हैं उसको इंडिपेंडेंट कर देगा, लेकिन अभी तक इजराइल ने ऐसा किया नहीं है। उसके बाद कैंप डेविड समिट होता है 2000 में। इट एम टू help the two sides finally agree on settlement, but the talks eventually failed. The violence led to the second intifada. अब होता क्या है कि इजराइल तो ओस्लो पीस अकॉर्ड की बातों को मानने से इनकार कर देता है, तो फिर कैंप डेविड समिट होता है, वो भी फेल हो जाता है। फिर सेकंड अपराइजिंग होती है इजराइल की ऑक्यूपेंसी के खिलाफ 2000 में, और ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट थी। दोनों साइड के सिविलियन मारे गए, और इसको रोकने के लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक के अलोंग ईस्ट एक वेस्ट बैंक बैरियर का निर्माण किया ताकि फिलिस्तीनी लोग इस पार ना आ सके। फिर क्या होता है दोस्तों, गाज़ा एक्सपल्शन प्लान। ये एक यूनिलैटरल डिसआर्मामेंट प्लान था इजराइल के द्वारा, जिसके तहत इजराइल ने गाज़ा स्ट्रिप को छोड़ा और नदर्न वेस्ट बैंक में इजराइल की जो फोर्सेस थी उनको वापस बुला लिया। अब एक सवाल है कि हमस और फतह के बीच फिर टेंशन क्यों स्टार्ट हुआ। सॉरी, देखिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये फतह का कंट्रोल में है, और ये पूरा का पूरा इलाका हमस के कंट्रोल में है, गाज़ा सिटी। ओस्लो अकॉर्ड जब साइन हुआ जिसके तहत PLO ने इजराइल को मान्यता दी, एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्रिएट की गई विद अ लिमिटेड सेल्फ रूल पावर इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, कि वहाँ पर एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी होगी जो कि सेल्फ रूल पावर के तहत काम करेगी। लेकिन हमस और फतह के बीच पॉलिटिकल पावर को लेकर बवाल हुआ। हमस ने इस ओस्लो पीस अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो चाहता था पूरा का पूरा पैलेस्टीन उसका हो, वो गाज़ा को कंट्रोल करना चाहते थे, और हमास को सपोर्ट किया किसने, ईरान ने। ठीक है, वो पूरे के पूरे गाज़ा पर, जो गाज़ा सिटी है इसको पूरा का पूरा कंट्रोल करना चाहते थे। इन्होंने कहा कि हमें ओस्लो पीस अकॉर्ड मान्य नहीं है। फतह वो थे जिन्होंने ओस्लो पीस अकॉर्ड को एक्सेप्ट किया और इन्होंने कंट्रोल किया वेस्ट बैंक को। 2006 में पैलेस्टीन में इलेक्शन होता है और जो हमास गए वो इलेक्शन जीत के आता है, और जिसकी वजह से फतह और हमास के बीच में पावर को लेकर लड़ाई शुरू होती है। एक बहुत ही लंबा आर्म स्ट्रगल चलता है। 2011 में फाइनली पैलेस्टीनियन राइवल्स फतह एंड हमास साइन अ रिकॉन्सिलेशन पैक्ट। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 2011 में ये दोनों पैक्ट साइन करते हैं। करेंटली मैं रिसेंटली आपको बता रहा हूँ, गाज़ा को कंट्रोल करता है कौन, हमास,
एंड पैलेस्टीन वेस्ट बैंक रीजन, और ये जो आपका वेस्ट बैंक का रीजन है उसको कंट्रोल करता है फतह। और यहां पर आपको इजराइल के लोग भी मिलेंगे। ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज बाय इजराइल टू पनिश हमास फॉर एब्डक्टिंग एंड किलिंग इजरायली सेटलर। अब देखिए, ये जो फतह और हमास हैं, इनको इजराइल हमेशा पकड़ पकड़ कर टर्मिनेट करता रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इजराइल ने इस ऑक्यूपाइड टेरिटरी को छोड़ा नहीं है। हाँ, ये लोग कंट्रोल करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इजराइल को जब मौका मिलता है पकड़ पकड़ कर ठोकना शुरू करते हैं, क्योंकि इनके वेस्ट बैंक में भी इजरायली रहते हैं, गाज़ा स्ट्रिप में भी इजरायली रहते हैं। एक इजरायली को अगर इन्होंने टच किया तो इजराइल जो सरकार है, जो हुकूमत है, वो घुस कर इन्हें मारती है। अच्छा, इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में यूएस का क्या रोल है? यूएस अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सॉरी, और करती आ रही है एज अ मीडिएटर के तौर पर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। लेकिन अक्सर इसकी क्रेडिबिलिटी को पैलेस्टीनियन क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन भी अमेरिका को क्रिटिसाइज करता है, और भी अरब ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हैं कि जो अमेरिका है उसका सॉफ्ट पावर है किसके टूवर्ड? इजराइल के टूवर्ड। वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है इजराइल के टूवर्ड, इसीलिए वो इजराइल से आपका कड़क बात नहीं करता। और मैं आप लोगों को और एक बार बता देना चाहता हूँ, यूएसए में इजराइल से ज़्यादा यहूदी रहते हैं। यहूदियों का एक सिग्निफिकेंस कंट्रोल है यूएसए की मीडिया और इकोनॉमी पर। एंड इजराइल करीब करीब $3 बिलियन का डायरेक्ट फॉरेन असिस्टेंस हर साल रिसीव करता है। ठीक है, कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका की एंटायर फॉरेन एड बजट का 1/5वां हिस्सा किसको जाता है? इजराइल को जाता है। On the other side, US has been vocal about its intention to veto any Palestinian bid for statehood, due to which Palestine had to be satisfied with a non-member observer status in UN. इजराइल ने कहा ठीक है, हम वीटो करवाने के लिए तैयार है, हमारा इंटेंशन तो वीटो का है, लेकिन पैलेस्टीन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। मतलब इसी कारण की वजह से पैलेस्टीन को सेटिस्फाई होना पड़ा नॉन मेंबर ऑब्जर्वर के स्टेटस के तौर पर यूएन में। और जब बराक हुसैन ओबामा का दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन आया, तब जाकर थोड़े यूएसए और इजराइल के जो रिलेशनशिप थे वो ख़राब हुए। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई 2015 में, जिसने इजराइल को कहीं ना कहीं परेशान किया, और इजराइल ने यूएसए को क्रिटिसाइज भी किया इस डील के लिए। Obama administration allowed the United Nations to pass a resolution that declared Israel growing settlement in occupied territories illegal. ओबामा ने यूएसए से कहा, मतलब यूएसए को एक यूनाइटेड नेशन को कहा कि एक रिजोल्यूशन पास करो इजराइल के खिलाफ और कहो कि जिस ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर वो रह रहे हैं ना 1967 से, वो इलीगल है। Until that vote, the Obama administration had blocked resolution criticizing Israel by using its veto power in the UN Security Council. और इसके लिए अमेरिका ने अपनी UN सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया। लेकिन जब ट्रंप आए तो ट्रंप का झुकाव इजराइल की तरफ बढ़ा। The illegal settlement by the Israel in the West Bank and Gaza may see a rise. और धीरे धीरे कर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में इजरायलियों की जनसंख्या बढ़ती गई। जाते जाते बस आप लोगों को दो चीज़ और बताना चाहता हूं कि पैलेस्टीन क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है। पैलेस्टीन ये चाहता है कि जो इजरायली हैं, जो इजराइल मुल्क है, वो पहली बात 1967 के बाद 1967 के वॉर के दौरान इन्होंने जिन जिन जगहों पर कब्जा किया है, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, उन्हें रिलीज़ करें। एंड इजराइल जो अपनी सेटलमेंट का एक्सपांशन कर रहा है उसको कम करे। पैलेस्टीन चाहता है कि जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी अपने घरों को छोड़कर चले गए या उनको निकाल दिया गया 1948 में, उनको वापस दिया जाए। एंड पैलेस्टीन चाहता है कि ईस्ट जेरूसलम ये पैलेस्टीन स्टेट का इंडिपेंडेंट क्या बने, कैपिटल बने। ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
अच्छा, एक सवाल है, जेरूसलम इतना स्पेशल क्यों है कि इजराइल भी इसको चाहता है? इजराइल चाहता है जेरूसलम के ऊपर सोवेरेनिटी। क्यों? क्योंकि जो जेरूसलम है ना दोस्तों, वो दो धर्मों के लिए बहुत ही होलियस्ट साइट है। पहला इस्लाम के लिए और दूसरा जुडाइज़म के लिए। तो इसीलिए आपका पैलेस्टीनियन चाहते हैं कि जेरूसलम उनके हिस्से में आए, इजराइल चाहता है जेरूसलम उनके हिस्से में आए। इजराइल की कुछ मांगे और हैं कि इजराइल को यहूदी मुल्क के तौर पर मान्यता मिले, क्योंकि इजराइल आपका सिर्फ अकेला ऐसा कंट्री है जो धर्म के आधार पर, रिलीजियस कम्युनिटी के आधार पर क्रिएट किया गया। एंड द राइट ऑफ रिटर्न ऑफ पैलेस्टीन रिफ्यूजी ओनली टू पैलेस्टीन एंड नॉट टू इजराइल। और पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी जो हैं वो सिर्फ पैलेस्टीन जाएंगे, इजराइल को नहीं आएंगे। अगर पहले इजराइल में रहते भी थे तो इट डजंट मैटर। तो ये लड़ाई है इजराइल और पैलेस्टीन की, मेनली आपका जेरूसलम को लेकर गए और ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को लेकर गए। अभी भी आए दिन वहाँ पे छुटपुट सब कुछ होता रहता है। ठीक है, उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।